जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने फिजिक्स की सारी क्लासेस कवर करवा दी हैं, पूरे चैप्टर कवर करवा दिए हैं और केमिस्ट्री के भी पूरे चैप्टर कवर करवा दिए हैं और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की भी सारी क्लास कंप्लीट करवा दी है। आज और कल में हमारी बायोलॉजी की भी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स में पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। एक क्लास बचती है एग्रीकल्चर की, 2 से 3 दिन है, अभी एक क्लास आपको एग्रीकल्चर की भी मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक क्लास मैथ्स की सॉल्व कराई जाए, हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन लेके बोर्ड में मैं आपको सॉल्व करा दूं। अगर आप इससे सहमत हो तो अवश्य कमेंट करना। अगर आप लोगों को कमेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे तब मैं मैथ्स की क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहले हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्याकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है अंजीर या महुआ या चंदन या सैंबल सिल्क या कॉटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए अंजीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा या बहती हवा उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? अब इसमें से रोग कौन कौन फैलाते हैं वो हम देखते हैं, नीचे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। पक्षी, पक्षी के द्वारा भी रोग फैल सकता है, उड़ती धूल से भी रोग फैल सकता है, वर्षा से भी रोग फैल सकता है और बहती हवा से भी। ये चार के चार सही कथन है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम का मेन काम होता है जल का वहन करना, यानी कि जल को इधर उधर भेजने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम भोजन को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, भोजन को इधर से उधर ले जाने का काम फ्लोएम करता है और जल को इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत मतलब होता है ठंडा, ठंडे प्रकोष्ठ में जो फल होता है वो भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ठंडे प्रदेशों में जो फल होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सूर्य का प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता या श्वसन दर का ह्रास या आर्द्रता का बढ़ना। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी श्वसन दर का ह्रास। जहां पर श्वसन दर का ह्रास होगा वहां पर शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। इसीलिए क्या होती क्यों होता है? क्योंकि श्वसन दर का यहाँ पर ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, माँ पौधे की भांति पौधा मिलाती है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलाती है मतलब किसमें पौधे की तरह एकदम दूसरा पौधा होगा? किसमें होता है? क्या बीजू में होता है या तने काट से या इनमें से किसी से भी नहीं या इस दोनों से? जब माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो उसको कहते हैं तना काट के। अगर जैसे कि कहते हैं जैसा पौधा माँ होगा वैसे ही पौधा अगर बेटा भी होगा तो तना काट कर सेम उसको ऐसे ही लगा दिया जाता है, तो वो होता है तना काट से। ठीक है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, जितने भी चैप्टर करा रहा हूँ सारे के सारे आपके सिलेबस में दिए हैं, तो आप लोग अवश्य इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? क्या गन्ना तना होता है, अदरक तना होता है, आलू तना होता है, शकरकंद तना होता है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का सॉरी छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गन्ना होता है ये भी तना होता है, अदरक होता है ये भी तना होता है, आलू होता है ये भी तना होता है, लेकिन शकरकंद क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है, शकरकंद क्या होता है? जड़ होता है, बाकी ये सब क्या होते हैं? तने होते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। जब क्या होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सातवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, पत्ती, जड़ या फिर तना? तो आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प है। अगर आगे बढ़ाना है, अगर अपने खानदान को एक पुष्प मतलब यानी कि
फूल को, अगर पेड़ को आगे बढ़ना है तो मेन उसमें होता है फूल। अगर फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज नहीं आएगा, अगर बीज नहीं आएगा तो वो आगे जीवन चक्र को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। क्या दिखा है? बोगेन वेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? मतलब स्तंभ का मतलब है काट कर इनको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये? इसमें आपको अंगूर तो आपने नाम सुना होगा, तो अंगूर तो इसमें होता है। बाकी बोगेनवेलिया, कॉर्नेशन, कोको ये नाम आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो 9वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ये चार के चार को लगा सकते हैं, ये चार के चार नाम याद कर लेना। बोगेनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर, इनका नाम हिंदी में भी आ सकता है, आप हिंदी में एक बार अवश्य ही देख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? मतलब किसी को रूपांतरित मतलब इसको यहाँ से काटकर वहां चेंज कर सकते हैं, तो ये कौन सा होगा? गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। आलू को हम यहाँ से वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्या होता है? देखो, एक अगर बात करेंगे, आलू एक तना होता है, मूली एक जड़ होती है, शकरकंद भी एक जड़ होता है। तो बात आती है फल की, तो फल क्या आएगा? फल होगा आपका भिंडी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फल ये सब्जी है, इसमें नहीं आएगा, वो कैटेगरी अलग हो जाती है। यानी कि इसमें ये पूछ क्या रहा है आपको, इसमें से कौन सा आपका फल है? आलू क्या आता है? तने के रूप में आता है, मूली जड़ हो जाती है, शकरकंद भी जड़ होता है, लेकिन जो भिंडी होती है, भिंडी फल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न अधोगामी अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है? शकरकंद। शकरकंद को भी एक क्या है? रूपांतरित जड़ है। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर तना पूछता तो हम आलू करते, लेकिन जड़ पूछा है तो जड़ क्या है? शकरकंद। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, फल से, पुष्प से, तना से। हल्दी क्या होता है? हल्दी खुद एक तना होता है। ठीक है, तो हल्दी किससे प्राप्त होगी? तने से। तने की मेनली पहचान होती है नोड और इंटरनोड। यानी कि आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक और आलू होते हैं, उनके बीच हल्के हल्के गांठ टाइप की होती है, उन्हीं को बोलते हैं नोड और इंटरनोड। जिसमें भी नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे तो वो चीज क्या होगी? तना होगा। ठीक है, तो आप लोग याद करना, हल्दी, अदरक और आलू ये तीन के तीन क्या होते हैं? तना होता है। ठीक है, तना को स्टेम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग, पुमंग बोलते हैं पुरुष भाग को, जायांग बोलते हैं महिला भाग को, पेड़ पौधे के, ठीक है, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता या फिर हाइक्रोगेमी या फिर विषयम युग्मन या एक संबंधी। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए भिन्न काल पक्वता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर किस किस का सूखा मिश्रण होता है? पत्ती तथा तने का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भाग का, या फिर बीज और कलियों का। जो केसर होता है, आप लोगों ने सबने केसर खाया, दूध में केसर मिला के जो खाते हैं, वो केसर बना होता है फूल के बीज बनाने वाले भाग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। जड़ का मेन जो काम होता है वो पौधे को खड़ा रखना। ठीक है, यानी कि पौधे को स्टेबल रखने का काम क्या होता है? किसका काम होता है? जड़ का होता है। ठीक है, दूसरा काम जल का होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना, और तीसरा काम जड़ का होता है जल का अवशोषण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? जो हरे पत्तियां होती हैं, हरे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जबकि जड़ नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी यूकेपीएससी मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। अगर हम प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूके यूडीए एलडीए में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश। 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश। ठीक है, हरा प्रकाश मत कर देना, हरा पत्तियों का कलर ना चाहिए, प्रकाश का नहीं, प्रकाश तो लाल ही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा होते हैं अकार्बनिक द्रव्य से, खनिज से, या कार्बनिक द्रव्य से, या पोषक तत्व से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी। निम्न रेशों में कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट और कपास। तने का भाग नहीं है बोल रहा है। ठीक है, जूट क्या होता है? जूट तना होता है नहीं होता है? बिल्कुल, जूट क्या होता है? तना होता है। सन क्या होता है? सन भी तना होता है और पटसन भी तना होता है। कपास तना नहीं होता। ठीक है, कपास तो आपको ऊपर से दिखेगा, कपास तना नहीं होता है। ठीक है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का नाश करके। अगर हम उसकी छाल को निकाल देंगे तो पौधे का क्या हो जाएगा? अधिकतम ह्रास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 22। घट पढ़ने के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ते में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रायोफिल्म में कायिक परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? कायिक परिवर्तन मेनली किसमें होता है? वैसे आलू में होता है कायिक परिवर्तन। ठीक है, और आलू क्या होता है? आलू एक होता है क्या? तना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में अगर पूछेगा तो वो पत्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल अगर पूछेगा तो आलू में होता है, आलू तना होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ब्रायोफिल्म, तो ब्रायोफिल्म में पत्ते में होता है। क्वेश्चन नंबर 24। पान की लता में बनने वाली जो जड़ कौन से होती है? अविस्तंभ जड़ें, अनलग्न जड़ें, आरोही जड़ें, छायादार जड़ें। जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अविस्तंभ जड़ें क्या होती है? जो एक दूसरे को सहारा देती है। ठीक है, तो 24। और आरोही जड़ें क्या होती हैं? जो एक दूसरे के सहारे से चलती हैं, उनको आरोही जड़ें बोलते हैं। अब जो पान की पत्ते की जो जड़ें होती है वो भी एक दूसरे के सहारे चलते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, आरोही जड़ें बोलेंगे। ठीक है, ये आरोही का मतलब होता है एक कदम से एक दूसरे पर डिपेंड होकर उसके ऊपर चढ़ते जाना, तो ये हो जाएगा आरोही जड़ें। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, या फिर क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकता है, या प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण कारण नहीं हो सकता है। जो कृत्रिम प्रकाश होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, यानी जो कृत्रिम प्रकाश होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप कौन सा होगा? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन, और इसके बाद फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर सी, जो घटपर्णी होता है वो कीटहारी पादप होता है। ठीक है, मतलब कीट को क्या करता है? खा लेता है। एक ऐसा पादप होता है, ये क्या करता है? मतलब पेड़ पौधे, जैसे आपने एक बार गूगल भी कर लेना कीटहारी पादप में, ये क्या करता है? कोई भी अगर कीट आ जाएगा तो कीट को पकड़ के खा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक कथन क्या कह रहा है? मौसम्मी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो 27 का दोनों कथन सही है। जो मौसम्मी मौसम्बी हो गए, मौसम्बी के जो पौधे का प्रवर्धन होता है कलमबंद तकनीक द्वारा हो सकता है, सही है। और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी को हम खत्म कर चुके हैं। अब हम इसी में पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर। अब दूसरे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को आज हम यहाँ से कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी में इसको कहते हैं। जो हमारा अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, बायोटेक्नोलॉजी, और इसको बोलते हैं हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर में दिया गया है। इसके बाद एक चैप्टर लास्ट बचता है जो आपको हार्मोन और जो जंतु रोग, जैव विकास, इवोल्यूशन होता है, उसको क्लास को हम कल कवर करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, या चल वातानुकूलन प्रणाली द्वारा, औद्योगिक स्नेहकों का विरचन। तो इसमें क्या हो, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
देखो इसमें हो जाएगा, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक और दो ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, किनमें हाइड्रोजनों का प्रयोग होता है, तो तीन के तीन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी क्या में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन या जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। क्या ये कथन सही है, देखेंगे। उसके बाद, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल नहीं होता है, जबकि एड्स रेटिनो वायरस के कारण होता है, ये भी नहीं होता है। दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है, पहला एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीव जिनेम होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी गलत है, पहला कथन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरसों में द्वि तंतु डीएनए संजीव जीनोम होते हैं। तो सही बताना, पहला कथन तो आपका गलत है, ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल होता है, जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण हो सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो केवल दो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। जब भी आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा तो आपको कौन सा रेडिएशन लगाया जाएगा, इंफ्रारेड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर पांचवा है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दो लोगों ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा। छठा क्या है आपका, छठा में क्या कह रहा है, निम्न रक्त कैंसर ल्यूकेमिया जो होता है की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर बी सोडियम 24, सी फॉस्फोरस 32 और डी दीर्घा कोबाल्ट 60। ठीक है, तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाए हैं। तो ये दो रज्जुक है, दो स्ट्रैंडेड की पूरकता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, शायद मैंने आपको एक टेस्ट पेपर में भी ये लिया था, उसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी बता दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ए होना चाहिए 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती, गलत है, स्तनपायी जीवों से नहीं और जीवों से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, बिल्कुल सही है, स्टेम कोशिकाओं को हम जो नई औषधियों को परखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकते हैं, बिल्कुल की जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड 19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का, कोविड 19 आपने देखा होगा, 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडरेना। मॉडरेना क्या होता है, ये क्या होता है ना, जिसका उपयोग कोविड 19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, वो मॉडरेना होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, जंतु क्लोनिंग, वृद्धि वर्धन, मानव क्लोनिंग। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, जो रोग प्रतिरोध है, वृद्धि रोधन है और जंतु क्लोनिंग, ये 3 होता है, लेकिन जो मानव क्लोनिंग है इस पर नहीं होता है। ठीक है, तो उपयुक्त जो सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वो हैं, एक तो रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां का देखते हैं।
विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो किससे संबंधित है? इसका मानव जीनों और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां, अति विवादास्पद। क्वेश्चन नंबर 12वां, अति विवादास्पद व्रणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज भी है, जीन परिवर्तित पौधे भी है, जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंध्याग्रस्त होते हैं वो भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एमिनोयोसेंटेसिस का एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? ये बताता है आपको भ्रूण के लिंग का। ठीक है, यानी कि जो इसका मतलब कैसा है करके, क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको कौन बताता है? एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, क्या ये पुमंग होगा या जायांग होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड का, प्लाज्मिड या माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम का? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जीवित क्षीण ऐसे आरएस जो COV2 होता है वायरस को हरा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? जो वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ये कहते हैं वायरस को किसी भी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, जीन से भी होता है, क्रोमोसोम से भी, जीन के मिश्रण से, सिपलिंग से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत में बेटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसको देखते हैं, तो क्या होगा इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन का प्रवेश कराकर की गई है। पहला तो कथन गलत है। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज है जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम को पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है, ये भी गलत है। अब तीसरा क्या है? एक आशंका यह है कि बीटी बैगन का उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ये सही है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के परिवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्या कह रहा है? गोल्डन राइस कथन दे रखा है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण क्या है इसका? इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन के अधिक मात्रा को प्रदर्शन करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो इसका देखते हैं, क्या ये सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है, या फिर उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना है, या फिर अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना है, या फिर उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, पहले देखते हैं, सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, ये बिल्कुल सही है।
उत्पाद की पोषकीय मांग बढ़ाना ये भी सही है। अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषित करने के लिए संचय बनाना ये गलत है, और उनको सेल्फ लाइफ बढ़ाना ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके एक ऐसा चूहा पैदा किया जाए चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? अगर ऐसा कभी होता है तो इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो इसका उपयोग होता है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यानी कि केवल न्यायालयी छानबीन सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में भी होता है, पैतृक विवाद में भी होता है, संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। स्तंभ कोशिकाएं अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। बीज कौन सा सही है ये देखना है। ठीक है, बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तु तो अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये भी सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिकाएं ने तीसरा कथन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखिए। हाँ सही है। चौथा कथन है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार उत्तकों में विकसित किया जा सकता है, चौथा ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? अब इसने क्यों हासिल कर रखी है इसको हम देखते हैं। इसमें यह जीन अन इसमें क्या कह रहा है देखो, कथन है यह जीन अनविभक्तीकरण यानी कि जीन लेंसिंग रोग उपचारों के लिए विकास में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगापचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता नहीं, हार्मोन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हो, ये भी सही है। तो यानी कि 1, 2, 4 किसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28वां। प्रायः समाचारों में आने वाला जो CAS9 प्रोटीन क्या है? तो ये क्या है? ये है लक्ष्य साधित जीन संपादित यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 और आज का अंतिम क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा भारत में कोई कानून नहीं है, नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? बौद्धिक संपदा बोर्ड भारत में है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो पादप किस्में भारत में पेटेंट कराने जाने का कोई भी पात्र नहीं है, तो केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 2 चैप्टरों को कवर कर लिया है। ठीक है, पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा? एक पढ़ा हमने जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और इससे पहले पढ़ा हमने पादप कार्यात्मकी। तो दोनों चैप्टरों को हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। आपके सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। 22 तारीख को आपका एग्जाम है, 3 से 4 दिन बचे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग जितना हो सके उतनी मेहनत करो और पढ़ो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।